ऑटिज्म आखिर है क्या? जब हम ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑटिज्म वर्ड ग्रीक वर्ड ऑटोस से डिराइव हुआ, इट मीन्स सेल्फ, और हिंदी में से अगर बोले तो स्वलीनता, अपने आप में ही लीन रहना। ये औरों से कम्युनिकेट कर पाने में बहुत ही चैलेंज, बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करते हैं, वर्ड्स के थ्रू भी और साइंस के थ्रू भी। आपने विशु को में कब नोटिस किया था कि उसमें ऑटिज्म के कुछ साइंस हैं? हमने जब इसका मुंडन करवाया था, एक्चुअली मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी, इतना रोई थी ये, शी वॉज नॉट रेडी। तो हमको लगा कि नॉर्मल होगा, हो सकता है बच्चों को ऐसे होता है, तो हमें ज़बरदस्ती पकड़ के हमने करवाया। अच्छा, इसका इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करती। जैसे मैं बोलती थी कि विशारदा जाओ डस्टबिन में फेंक कर आओ, तो 10 में से 1 या 2 बार फॉलो करेगी। ये डिजीज़ निगलेक्टेड पेरेंटिज्म का नहीं है। अक्सर लोगों की ये मेंटालिटी है कि पेरेंट्स इन बच्चों को टाइम नहीं देते, इसकी वजह से ये कंडीशंस डेवलप होती हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बता सकें कि कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिन पे माता पिता को नज़र रखनी चाहिए और जिनको देख के आप पकड़ सकते हैं कि हाँ, हो सकता है मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो। सेंसरी इश्यूज जो बहुत जल्दी एज अ मदर आप पिक कर सकते हो कि उसको नेल कटिंग में प्रॉब्लम होगी, हेयर कटिंग में प्रॉब्लम होगी, उसको कपड़े का टैग बहुत चुभ सकता है। कुछ बच्चों के जिनको सिर्फ एक ही रूटीन फॉलो करना होगा, मतलब अगर आपने कह दिया कि हमें 2 बजे खाना खाना है तो 2 बजे ही खाना खाना है, अब चाहे दुनिया की चीज़ इधर से उधर हो जाए। और माइलस्टोन डिले तो होंगे, स्पीच डिले होगा। जब आप बोलते हैं माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे के विकास में 6 मंथ्स के अराउंड अपनी फर्स्ट मामा बाबा या 2 शब्दों का बोलना स्टार्ट करेगा, अगर ये चीज़ें जो कि एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल बच्चा अचीव कर रहा है, आपका बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, चाहे फिजिकल हो या इंटेलेक्चुअल हो, तो आपको सोचना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं विशु को लेकर के, लोगों की तरफ से जो जजमेंट आता है, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ वो कितना मुश्किल होता होगा कि आप फिल्म देख रहे हैं। एक इंसिडेंट था कि कोई मदर पॉपकॉर्न खा रही थी, तो विशारदा जा रही थी, उन्होंने ऐसे खींच लिया, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद अस बिकॉज दे डिड नॉट नो कि बच्चा स्पेशल है। उन्होंने सोचा कि कैसा बच्चा है, आप उसको तमीज़ भी नहीं सिखा सकते। तो बहुत सारे पेरेंट्स इतना सीवियर रिएक्शन देते हैं कि माय गॉड, ये कैसे पेरेंट्स हैं जिसने अब इतनी बड़ी हो गई है बेटी को तमीज़ भी नहीं सिखाई है कि आप आइसक्रीम पे झपट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं है ना समाज में। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? मुझे तो सबने बोला कि आज शायद आपको अपनी डॉटर की फ्यूचर की चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यू हैव गॉन मैड, क्या पता नहीं आपको कुछ पावर फेम चाहिए लाइफ में, या यू आर यूजिंग योर डॉटर सम काइंड ऑफ फेम या पॉपुलैरिटी। आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे किस तरीके की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे इनको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले? कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, हमारे बाद कहाँ जाएगी हमारी बेटी, बड़ी होने के बाद उसका क्या हो? गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ऑटिज्म होम्स बनाने चाहिए स्पेशली फॉर गर्ल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। और बाहर की कंट्रीज में ऐसा स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। तो बहुत से स्पेशल पेरेंट्स इंडिया से बाहर इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हमारे बाद क्या। बहुत बड़ा सवाल है और आई एम श्योर जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी ये कंसर्न है कि हमारे बाद क्या। आज की बैठकी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाकया इसी से जुड़ा हुआ सुनाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी डॉक्टर सुजाता कपूर से बात हो रही थी, जो आज हमारी मेहमान भी हैं। एंड डॉक्टर सुजाता ने मुझे बताया कि वो और उनके हस्बैंड डॉक्टर पुनीत कालरा दोनों ऑटिज़म को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, और इसकी वजह है उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी विशारदा, जो आज हमारे साथ मौजूद है। एंड वो चाहते हैं कि ऑटिज़म को लेकर वो जागरूकता फैलाएं, उसके बारे में बात करें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, बिल्कुल इसके बारे में बात होनी चाहिए ताकि जो और माता पिता हैं उनको भी मदद मिले। तो मैंने डॉक्टर सुजाता से पूछा कि क्या आप अपनी बेटी के बारे में बात करने में कंफर्टेबल होंगी कैमरा पे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं, ताकि दुनिया को ना पता चले, वो नहीं चाहते उसके बारे में बात करना। उस वक्त डॉक्टर सुजाता ने जो मुझे जवाब दिया वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को क्यों छुपाऊंगी, यही सोच तो बदलनी है। और ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर बच्चों पर और उनके माता पिता पर, दोनों पर ही बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर होता है समाज के बनाए गए मानकों में फ़िट बैठने का, और अगर कोई इसमें फ़िट नहीं बैठता है तो फिर शुरू हो जाती है खुसर फुसर। फिर माँ बाप क्या करें, उनके पास कोई चारा नहीं होता, वो अपने बच्चे को दुनिया की नज़र से बचा कर रखना चाहते हैं ताकि वो हर्ट ना हो। बहुत बार इस वजह से ये होता है कि बच्चा जो है उसको सही मदद नहीं मिल पाती, जो थेरेपीज़ उसे चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं, और लोगों में इसको लेकर जो जागरूकता है वो बहुत कम होती है।
इसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर पुनीत कालरा और उनकी बहुत ही क्यूट सी बेटी विशारदा भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विशारदा, आपको घर पे मम्मी पापा क्या बुलाते हैं? विशु बुलाते हैं ना? विशु। विशु। हाय कर दो, से हाय, से हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे बोलो आई एम फाइन। फाइन फाइन विशु। फाइन। एक्चुअली ये साइन लैंग्वेज यूज करती है, शी इज नॉन वर्बल। ओके। विशु की जो सबसे फेवरेट हॉबी है, इनको क्या पसंद है? ड्राइंग? इसको सबसे ज़्यादा जैसे म्यूज़िक सुनना पसंद है, मिक्की माउस देखना बहुत पसंद है, और इसे डांस, मतलब शी हैज़ अ वेरी गुड म्यूज़िक सेंस। तो इसने मेरे साथ 2-3 स्टेज शोज़ किए हैं, मैं ही इसको ट्रेन करती हूँ। तो मतलब इनिशियली हमको था कि पता नहीं स्टेज पर इसका कैसे रिएक्शन रहेगा, लाइट्स और उसमें, बट शी परफॉर्म रियली वेल और ये कर चुकी है मेरे साथ स्टेज शोज़। और फेवरेट डांस कौन सा है विशु का? फेवरेट एक्चुअली वो तो बॉलीवुड स्टाइल ही है। अच्छा। तो ये म्यूज़िक और डांस से काफ़ी कनेक्टेड है। मे बी इसने हमसे इनहेरिट किया बिकॉज माय हस्बैंड प्लेज गिटार एंड आई ऑल्सो लव डांसिंग, दैट्स व्हाई। ग्रेट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर पुनीत से। मैं ये चाहती हूँ बिफोर वी बिगिन द इंटरव्यू, हम अपनी बातचीत शुरू करें। आप हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उनको बहुत ही अगर आसान भाषा में ये समझा सकें कि ऑटिज़म आखिर है क्या? जब हम ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि आज इतने सारे दर्शकों को ऑटिज़म के बारे में हम जागरूक करा पाएंगे। तो ऑटिज़म एक अम्ब्रेला टर्म, अगर मैं मेडिकल जार्गन में ना जाकर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ऑटिज़म वर्ड ग्रीक वर्ड ऑटोस से डिराइव हुआ, इट मीन्स सेल्फ, और हिंदी में से अगर बोले तो स्वलीनता। अच्छा। अपने आप में ही लीन रहना। तो वहाँ से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ था, और मेडिकली दिस इज़ अ टर्म। तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसके अंदर ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी आता है, इसके अंदर एस्पर्जर सिंड्रोम भी आता है, इसके अंदर सीवियर ऑटिज़म भी आता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, हम ऑटिज़म को मानते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसे बच्चे, सबसे पहले तो सोशल कम्युनिकेशन, ये औरों से कम्युनिकेट कर पाने में बहुत ही चैलेंज, बहुत ही प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन इज़ वन। उसके बाद हम बात करते हैं शाब्दिक और सांकेतिक, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होगी, अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे वर्ड्स के थ्रू भी और साइंस के थ्रू भी। दूसरा ये चैलेंज आता है। तो जो तीसरी चीज़ है, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स। ये लोग एक ही चीज़ करना चाहते हैं और उसको बार बार करेंगे, इनका पैटर्न फिक्स रहेगा। हो सकता है इनके अंदर कोई ऐसा स्किल हो और उस चीज़ को ये बार बार करें और बहुत अच्छे से कर लें। अब जो ऑटिज़म, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए कंडीशन, ये एक कंडीशन है। इसको डिसऑर्डर कहना या मानसिक रोग कहना बहुत ही गलत बात होगी। ये बहुत ही गलत टर्म है जो लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट एकिन टू मेंटल रिटार्डेशन। ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, इट इज़ अ कंडीशन। और इन बच्चों को उतना ही प्यार चाहिए जितना कि हम किसी नॉर्मल बच्चे को देते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका बच्चा, जो एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स, जो कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं एक बच्चे के, जैसे जैसे एक बच्चे का विकास होता है, एक डेवलपमेंटल चार्ट होता है जो आपका पीडियाट्रिशियन, या फिर मैं कहूँ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स एक नई ब्रांच आई है, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो ग्रोथ चार्ट बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि अगर बच्चा 6 महीने पे जो वर्ड्स बोलता है, मामा, बाबा, या 2 वर्ड्स को जॉइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलता है, वो उस टाइम में वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। सेकेंडली, उस बच्चे का आई कांटेक्ट कैसा है, अगर वो बच्चा आपसे आई कांटेक्ट कर रहा है। थर्ड थिंग, प्लेफुल, वो जो प्ले टेंडेंसीज़ होती हैं, जो प्लेफुल टेंडेंसीज़ होती हैं बच्चों में, वो बच्चा खेलना चाहता है, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना चाहता है, या फिर अपने आप में ही रहना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये रेड फ्लैग्स हैं जो हमें आपको इंडिकेशन देंगे कि आपका बच्चा किस तरफ जा रहा है। इट कुड बी अ डेवलपमेंटल डिले, एक डिले भी हो सकता है जो कि आपके बच्चे में, और हो सकता है बाद में
ऑटोमेटिकली करेक्ट भी हो जाए। अच्छा। तो ऑटिज़म का जो ओरिजिन होता है, या तो इन बच्चों में माइलस्टोन्स आते ही नहीं, या फिर वो आके रिग्रेस हो जाते हैं, जैसे कि विशारदा में शी वाज एब्सोल्युटली फाइन टिल 18 टू 22 मंथ्स, लेकिन सडनली ये अपनी ही ओन जोन में चली गई। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। प्लस इसके अलावा इन बच्चों में कुछ सेंसरी परसेप्शन डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसको कि हम एसपीडी बोलते हैं। तो इनमें कुछ जो हमारी सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, विजन, कुछ सेंसेस को तो ये सीख करेंगे, कुछ को ये अवॉइड करेंगे। जैसे कि विशारदा है, वो चीज़ों को देखना चाहेगी तो वो आई पोकिंग करेगी, उनको ज़्यादा दिखेगी, कुछ स्मेल्स इसे पसंद होगी, तो वो उनको एक्स्ट्रा झूला, स्विंग बहुत तेज स्पीड से स्विंग करना, मतलब तो स्पीड। तो दिस इज बेसिकली वेस्टिबुलर। तो ये वेस्टिबुलर सेंसेशंस है। नॉर्मल बच्चे आप देखेंगे इतनी तेज स्विम नहीं कर सकते, और उनको जैसे चक्कर आ जाएंगे। टेक्सचर को सीख करना इन द सेंस कि डिफरेंट टेक्सचर्स को फील करना, मतलब ये वॉक करेगी तो हर चीज़ को टच करते हुए चलेगी। इसको देसी घी का टेक्सचर, सूजी का टेक्सचर, आटे का टेक्सचर, पाउडर, क्रीम, इससे इतनी एफिनिटी है कि हमारे घर में तो कुछ रह ही नहीं पाता है। ये ही इसका प्ले है। तो वो टेक्सचर्स को बहुत सीख करते हैं, डिफरेंट टाइप्स को टेक्सचर को फील करना। तो कुछ टेक्सचर्स को ये अवॉइड भी करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अभी मेरा पॉकेट स्क्वायर ने निकाला था, बिकॉज ही वांटेड टू फील दैट। सिमिलरली ईटिंग टेंडेंसीज भी यही होती हैं, दे विल लाइक टू हैव ग्रैनुलेटेड टेक्सचर्स। उनको वो लाइक करेंगे, पहले टच करके देखेंगे, अगर लाइक किया तो ही खाएंगे। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमें और देखना जैसे होता है। च्यूइंग इश्यूज भी बहुत होते हैं, मतलब बिकॉज इन बच्चों की स्पीच डिलेड होती है या नॉन वर्बल होते हैं, तो च्यूइंग इश्यूज बहुत होते हैं। जैसे विशारदा में च्यूइंग इश्यूज बहुत थे। 4 years तक शी वॉज टोटली ऑन मिल्क, और अभी तक भी हम जो भी इसको सिर्फ 1 या 2 फूड आइटम्स हैं विच आर ऑफ हर चॉइस जो ये च्यू करके खाती है, एल्स हमको हर चीज़ इसको मैश करके खिलानी पड़ती है। इनफैक्ट जैसे रोटी हो गई, सबको मैश करके जैसे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, बिकॉज शी swallows, शी डजंट लाइक टू च्यू नहीं करना चाहती। तो फूड का बहुत एवर्जन होता है, मतलब फूड को अवॉइड। ये बच्चा ऐसा है कि जैसे इसको ज़िंदगी में खाने से कोई मतलब नहीं है, खाना आपको देना पड़ेगा जीने के लिए, और वो भी आपको जैसे बच्चों को बहुत पसंद होता है कि मम्मा मुझे बर्गर चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो हर ऑटिस्टिक चाइल्ड में नहीं होता, कुछ ऑटिस्टिक चाइल्ड ऐसे होते हैं कि इतना खाते हैं कि आपको उनको रोकना पड़ जाता है कि पता नहीं चलेगा कि आपको कहाँ स्टॉप करना है। और ये बच्चा ऐसा है कि शी इज़ वेरी एवर्स टू फूड, एवर्स टू च्यूइंग। 1 या 2 आइटम्स हैं जो इसके चॉइस के बहुत अच्छे हैं, वो च्यू करेगी, वो खाएगी, एल्स आपको सिर्फ मैश करके देना है इसको। डॉक्टर सुजाता, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। आपने कब विशु में नोटिस किया था, मैं विशु बोल सकती हूँ राइट? हाँ, आप लोग घर बिल्कुल। पे विशु बोलते हैं, ठीक है। आपने विशु को में कब नोटिस किया था कि उसमें ऑटिज्म के कुछ साइंस हैं? Actually, when Visharda was born, मतलब she was very healthy, almost 4 kgs की थी, but इसे day 1 से ही sleeping issues थे। और डॉक्टर ने मुझको बोला कि नहीं, यू आर वेरी लकी, आपका बच्चा तो दिन में हुआ है, ये बहुत जल्दी अपना स्लीपिंग पैटर्न एडजस्ट कर लेगी। बट उसका हुआ ही नहीं, मतलब जैसे दूसरे बच्चे होते थे, इतने स्लीपिंग इश्यूज़ थे कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि इतने स्लीपिंग इश्यूज़ क्यों होते हैं। तो वो 2 years तक स्लीपिंग इश्यूज़ थे, बट 2 years तक ये शी वॉज़ वेरी एक्टिव, इतनी अच्छी स्पीच थी, इसको पिकी माउस देखना इतना पसंद था, और ये इंग्लिश के जो वर्ड्स थे ना एग्जैक्टली उसको कॉपी करके बोल लेती थी, एंड सोशल भी थी, लोगों से मिलना। बट अराउंड 1 year 8 months, और खाने के इश्यूज शुरू से थे और स्लीपिंग इश्यूज शुरू से थे। और हमने जब इसका मुंडन करवाया था, एक्चुअली मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई थी, इतना रोई थी ये, शी वॉज नॉट रेडी। तो हमको लगा कि नॉर्मल होगा, हो सकता है बच्चों को ऐसे होता है, तो हमें ज़बरदस्ती पकड़ के हमने करवाया। तो वो चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये सेंसरी इशू होता है बच्चों का, हेयर कटिंग, नेल कटिंग, वो चीज़ें हमें पता नहीं थी। और मुझे 1 year 8 months के अराउंड पुनीत ने 2-3 बार बोला भी कि इसकी थोड़ी स्पीच डिले लग रही है मुझे, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स इसको बोलने चाहिए वो नहीं है। हालांकि इसकी सोशल स्माइल थी और आई कांटेक्ट तब तक बहुत अच्छा था। तो वो होता है ना, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद वर्किंग हूँ, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, दूंगी तो ऐसा हो जाएगा। तो बट सिचुएशन थोड़ा ऐसा हो गया है कि ये सिक्लूडेड रहती थी, अपने में रहती थी,
खाने की इश्यूज़ थे, सेंसरी इश्यूज़ थे, जो मुझे एक्चुअली अभी मैं ये टर्म्स यूज़ कर रही हूँ बट एक लेमैन लैंग्वेज में मुझे लगता था मेरी बेटी खाती नहीं है। मैंने प्ले स्कूल में डाला तो टीचर फ़ोन करके बोलती थी कि आप इसे ले जाओ बिकॉज हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किसी बच्चे से मिक्सअप नहीं हो रही है। फिर इसको बस टीवी देखना होता था, मतलब मिक्की माउस ही देखना है, और अपने में रहना, और घर में कोई आ जाता था तो दूसरे रूम में चली जाती थी या ज़मीन पर लेट जाती थी। तो मुझे लग रहा था शायद मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। तो एक दिन पुनीत ने मुझे बोला कि नहीं, एक बार हम चलते हैं, जो इनके पीडियाट्रिशियन है वो दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन है। तो उन्होंने, अच्छा इसका इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं करती, जैसे मैं बोलती थी कि विशारदा जाओ डस्टबिन में फेंक कर आओ, तो 10 में से 1 या 2 बार फॉलो करेगी। नेम रिस्पॉन्स नहीं था, विशु विशु बोलते रहते थे, तो टर्न होके नहीं देखती थी, कभी देख लिया कभी नहीं। तो शुरू में ऐसा नहीं था, धीरे धीरे हुआ अराउंड 1.5 साल के बाद। तो हम उनके पास गए, उन्होंने इसको ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि आपकी बेटी को डेवलपमेंटल डिले है, या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पर हो सकती है। तो मतलब लिटरली जो पैरों तले ज़मीन खसकना होता है वो मेरा हुआ, बिकॉज हम लाइक एनी नॉर्मल पेरेंट वी वर प्लानिंग कि हम ऐसे स्कूल में भेजेंगे, ये करेंगे। तो आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एट ऑल कि मेरे बच्चे को ऐसा कुछ हो सकता है। बट उन्होंने बोला कि आप इसके साथ टाइम स्पेंड करो और थोड़ा सा देखो, और आप इसको किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास लेके असेस करवा लो। तो मैंने अभी फिर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं थी एज अ पेरेंट, तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 महीने इसको टाइम दूंगी। अब वो टाइम देने से भी कुछ नहीं हो रहा था, चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई। तो फिर फाइनली मतलब हम लेके गए, उन्होंने DSM वो एक होता है क्वेश्चन है, मैनुअल एक होती है, क्या होता है, so DSM-4 was that point in time, at that point of time अब it was DSM-5 आ चुका है, और इंडियन पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के भी बहुत सारे स्केल्स आ चुके हैं, कार्स है, MCHAT है। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चनर। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पर आपका पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन बताएगा, वो डायग्नोस करेगा कि बच्चे को ऑटिज़म है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो दैट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये डिज़ीज़ निगलेक्टेड पेरेंटिज़म का नहीं है, क्योंकि मेरी एक बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन से बात हुई थी काफ़ी टाइम पहले। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि क्या आप लोगों ने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया था। और अक्सर लोगों की ये मेंटालिटी है कि पेरेंट्स ऐसे इन बच्चों को टाइम नहीं देते, इसकी वजह से ये कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एज अ पेरेंट अगर आप देख रहे हैं तो गिल्ट ट्रिप पे मत जाइए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिजीज़ ऑफ निगलेक्टेड इन पेरेंटिज्म। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग मैं जिस पर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगा। आपने जैसे ही डॉक्टर सुजाता भी बताया कि जब आप विशु को बुलाती थी तो विशु रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, आप उससे कुछ कहती थी तो वो बात उस वक्त नहीं मानती थी। बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स, क्योंकि वही जागरूकता बहुत कम है, पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं बच्चे के ऊपर, उसको डांटते हैं, पनिश करते हैं, और उनको इस बात पे गुस्सा आता है कि बच्चा मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें शायद ऑटिज़म के जो शुरुआती लक्षण हैं उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है, मालूमात नहीं होती है। तो माँ बाप जो है अपना गुस्सा बच्चे पे निकालते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही अनफेयर है। तो मैं ये चाहती हूँ आप दोनों अगर हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बता सकें कि कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिन पे माता पिता को नज़र रखनी चाहिए और जिनको देख के आप पकड़ सकते हैं कि हाँ हो सकता है मेरा बच्चा ऑटिस्टिक हो। तो जैसे कि मैं जैसे एज अ मदर मैं आपको बताऊँगी कि मतलब जैसे विशारदा का था कि वो बहुत ही अपने में रहने लगी थी, बहुत सिक्लूडेड रहती थी कि अगर 4 लोग बैठेंगे तो वो दूसरे कमरे में जाके बैठना प्रेफर करेगी। दूसरा था कि इसको पूरा टाइम मतलब ये इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेगा आपका बच्चा। मतलब आप जितना भी ट्राई कर लीजिए कि आप बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस देंगे, जाइए ये उठा के रखिए, नहा लीजिए, मतलब जो एक नॉर्मल बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं उससे बच्चे वो डिले रहेगा ही। कि अगर जिस एज में बच्चा वो अब खुद नहा रहा है, खुद कपड़े पहन रहा है, खुद कंघी कर रहा है, तो वो सारे डिलेज तो बच्चे में रहेंगे ही। और सेंसरी इश्यूज जो बहुत जल्दी एज अ मदर आप पिक कर सकते हो कि उसको नेल कटिंग में प्रॉब्लम होगी, हेयर कटिंग में प्रॉब्लम होगी, उसको कपड़े का टैग
बहुत चुप सकता है, और मतलब हर तरह की ड्रेस में वो कंफर्टेबल नहीं होगा, अटेंशन स्पैन कम होगा। मतलब लर्निंग में क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो एक जगह टिक कर, जैसे आप ये नहीं सोच सकते वो क्लास में बैठ के ABCD पढ़ेगा। ऑलवेज ऑन मूवमेंट, मतलब हैंड फ्लैपिंग हो सकती है, कि जैसे आप देख सकते हैं आई पोकिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और रिपीट इकोलेलिया जिसे बोलते हैं हम, कि जैसे मैं कुछ बच्चे क्या होंगे कि आप कोई सेंटेंस बोल रहे हो तो या वर्ड बोल रहे हो तो उसको बार बार रिपीट करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनको सिर्फ एक ही रूटीन फॉलो करना होगा। मतलब अगर आपने कह दिया कि हमें 2 बजे खाना खाना है तो 2 बजे ही खाना खाना है, अब चाहे दुनिया की चीज़ इधर से उधर हो जाए। एक तो वो रूटीन, कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा फिक्सेशन होता है कि मुझे इसी रूम पे बैठना है, इसी टेबल पे खाना है, इसी प्लेट में खाना है, इसी समय खाना है, और बहुत चीज़ों से ऑब्सेशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की हेडलाइट से ऑब्सेशन हो सकता है, या आप टॉय देखेंगे, टॉय कार की जो व्हील है उससे ऑब्सेशन हो सकता है कि उसे बार बार घुमा के देख रहे हैं, उससे ऑब्सेशन होगा। या कुछ भी पकड़ के उसको फ्लैप करते रहेंगे, उससे ऑब्सेशन होगा। तो कुछ ऑब्सेसिव बिहेवियर आपको लगेगा कि मतलब ऐसे नॉर्मल बच्चों में नहीं देखा जाता, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर होगा, किसी चीज़ को फिक्सेशन होगी, रूटीन फॉलो करेंगे, और माइलस्टोन डिले तो होंगे, स्पीच डिले होगा। तो ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं। और अपने में रहेंगे, पॉइंट नहीं करें। जैसे आप नॉर्मल बच्चे को बोलते हैं कि वहाँ पॉइंट करिए, तो वो एकदम से पॉइंट करेगा, अरे वो देखो बर्ड, तो अब वो बच्चा देखेगा। बट और अगर आपका बच्चा अरे वो चिड़िया देखो ऐसे करके नहीं देख रहा है, पॉइंट नहीं कर रहा है, या आपके पॉइंट करने पे वहाँ पर नहीं देख रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है वो। ओके। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्पेक्ट्रम है, तो इसके अंदर सिम्टम्स एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। और या तो ये इंडिविजुअल्स या ऐसे बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं एक चीज़ में, या फिर बहुत सीवियर केसेस में बहुत चैलेंजेस भी होते हैं। तो जैसे कि रेड फ्लैग्स के बारे में बात करूं, तो अगर बच्चे को स्लीप इश्यूज़ आ रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, एज अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं बोल पा रहा है, वर्ड्स को जॉइन नहीं कर पा रहा है, या फिर किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। नॉर्मली बच्चों को कोई चीज़ होती है तो फिंगर पॉइंटिंग कह के दिखाते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो फिंगर पॉइंटिंग देखनी होती है। तो इसके अलावा जैसे कि विशारदा का मैं बताऊँ एग्जांपल, पहले ये बहुत प्लेफुल थी, चीज़ों को तोड़ के भाग जाती थी, फेंका टूटा भागो, वी डिडंट टीच हर एनीथिंग, हमने इसको सिखाया नहीं था, ये वर्ड्स इसने खुद ही सीख लिए। बट फिर पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग तक पहुंच गई थी। लेकिन एकदम से रिग्रेशन आया, या तो बच्चों में जैसे मैंने बताया माइलस्टोन आते ही नहीं, या फिर आके रिग्रेस हो जाते हैं। तो इसमें पहले बोलो A फॉर एप्पल, अब बाद में मैं बोलता था A फॉर, ही यूज्ड टू रिपीट A फॉर, B फॉर। तो जैसे तो दिस इज़ कॉल्ड एज इकोलेलिया, वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि रेड फ्लैग्स में हम इनको काउंट करते हैं। वहाँ आपको एक खतरे की घंटी महसूस होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, या तो इसमें माइलस्टोन्स डिले हो रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप बोलते हैं माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? माइलस्टोन डिले का मतलब जो बच्चे के विकास में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम माइलस्टोन मानते हैं। जैसे कि कुछ तो ग्रॉस मोटर होती हैं, कुछ फिजिकल चीज़ें, कि जैसे कि 3 मंथ पे बच्चा अपनी नेक सीधी कर लेता है, 6 मंथ्स के अराउंड अपनी फर्स्ट मामा बाबा या 2 शब्दों का बोलना स्टार्ट करेगा। तो इसका एक चार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बच्चा, मतलब 90% ज़्यादातर बच्चे ये सब अपने माइलस्टोन जैसे जैसे अचीव करते जा रहे हैं, मतलब इनका ग्रोथ और डेवलपमेंटल पैटर्न नॉर्मल है। अगर ये चीज़ें जो कि एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल बच्चा अचीव कर रहा है, आपका बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, चाहे फिज़िकल हो या इंटेलेक्चुअल हो या फिर स्पीच से रिलेटेड हो, तो आपको सोचना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड यू शुड कंसल्ट कि कहीं मेरा बच्चा पिछड़ तो नहीं रहा। और मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैं विशारदा का एग्जांपल दे सकती हूँ। एकदम से इसको ना सनक लग जाती है चीज़ों की। फॉर एग्जांपल बीच में इसको लहसुन खाने की सनक लग गई थी, तो ये लहसुन, अदरक खाने की, भुना हुआ जीरा खाने की। अभी इसको लेटेस्ट सनक जो है वो प्याज खाने की, कच्चा प्याज खाने की। एंड यू वोंट बिलीव कि ये मतलब इसका जैसे बच्चों का एजिटेटेड हो जाते हैं, अग्रेशन अगर आता है, वैसे तो शी इज़ अ वेरी
काम चाइल्ड, बट अगर इसको एकदम से अंदर से बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे प्याज खाना है, तो प्याज पे प्याज, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर सकती है प्याज खाने के लिए। तो कुछ ऐसे ऑब्सेसिव बिहेवियर, जैसे एक और बच्चा था, मैंने इसी के साथ ऑब्जर्व किया था, उसको घड़ी की सुइयों के साथ कुछ ऑब्सेशन था कि पूरा टाइम घड़ी को ऑब्जर्व करना, वो हर जगह घड़ी ढूंढता रहता था और उसकी घड़ी की सुई कैसे मूव कर रही है उसी को ऑब्जर्व करता रहता था। तो बहुत यूनिक तरह के ऑब्सेशन होंगे बच्चों में। बस यही है कि पेरेंट्स अगर कुछ भी ऐसा देखें, सिम्टम आ रहा है, तो डिले ना करें और जल्दी से जल्दी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। तो जैसा कि इन्होंने कहा है, ऑब्सेशन का एक रीज़न होता है। मैंने कि सेंसरी परसेप्शन डिसऑर्डर के बारे में शुरू में बताया था। इन सब बच्चों की सेंसेस कहीं ना कहीं ऑल्टर्ड होते हैं, कुछ सेंसेशंस को सीख करते हैं, जैसे कि प्याज खाती है या फिर पहले बीच में भुना हुआ जीरा से बहुत पसंद था। तो जितने भी तीखे फ्लेवर्स हैं वो सेंसेशंस इसको चाहिए, शार्प सेंसेशन, शार्प टैंगी फ्लेवर्स। और एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को अवॉइड करती है। बाकी बच्चे हैं कि साइट हो गई, स्मेल, कुछ पर्टिकुलर स्मेल हो गई, या फिर अगर लाइट्स हैं, लाइट्स को देखना बहुत पसंद होता है इन बच्चों को कभी कभार, फ्लिकरिंग लाइट्स, एलईडी लाइट्स। तो इनफैक्ट जो इनकी कामिंग टेक्निक्स होती हैं, सेंसरी कामिंग टेक्निक्स, उसके लिए अक्सर कहा जाता है कि बच्चे के लिए आप एक सेंसरी रूम बना दीजिए जहाँ पर माइल्ड म्यूजिक प्ले हो, जहाँ पर लाइट्स हों, बच्चा इनसे खेलता रहे, डिफरेंट टेक्सचर्स हो, तो अलग अलग तरह के टेक्सचर्स हों, तो एक सेंसरी रूम लाइक नॉर्मली बनाया जाता है। बच्चा एंजॉय करेगा। कामिंग टेक्निक ऑटिस्टिक बच्चों की ऐसी ही होती है। अच्छा, आपने जैसे अभी बताया था कि आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करता है बच्चा, ऐसा मतलब आप अगर उससे बात कर रहे हैं तो आपकी आंखों की तरफ नहीं देखेगा, ये भी एक साइन है? ये भी एग्जैक्टली, ये तो फर्स्ट मैंने कहा, नॉर्मली जैसे मैंने बताया 9 मंथ्स के अराउंड बच्चे आई कांटेक्ट अगर नहीं बना रहा है, पॉइंटिंग, आई कांटेक्ट, बहुत इनिशियल सिम्टम्स आए हैं। ओके। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि जितनी भी ऑटिज्म के जो साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये 3 साल की उम्र तक दिखने लगते हैं। ये मैंने एक जगह पढ़ा है, पर क्या ये वाकई सही है या फिर हो सकता है कि 3 साल तक आपको कोई भी साइंस, कोई भी सिम्टम्स ना दिखें और उसके बाद ये डेवलप होने लगे? ये इनफैक्ट उससे पहले भी दिखने शुरू हो जाते हैं। 1.5 इयर्स में ही दिखने लग जाते हैं। 18 मंथ्स टू 22 मंथ्स में आपको दिखने लग जाएंगे। अब जैसे अब एक्चुअली कुछ सिम्टम्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। लैक ऑफ स्लीप, अब नॉर्मली एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता सकता हूँ कि बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है, अक्सर कहा जाता है कि बच्चा क्या है, दिन में रोता है, रात में सोता है। तो इसका रीज़न ये है कि व्हेन द चाइल्ड इज़ इनसाइड द मदर्स वूम, जब वो गर्भ में होता है जेस्टेशनल पीरियड में, तो इट इज़ ही इज़ अंडर अ फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, और जब मदर मूव करती है, जब फ्लूइड मूव करता है, तो उसको एज अ क्रैडल इफेक्ट जो शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, तो क्रैडल इफेक्ट की तरह होती है। दिन में मदर मूव करती है। थोड़ा हम आसान भाषा में कर दें तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो घिरा हुआ होता है एक फ्लूइड से, पदार्थ से, और जब माँ चलती है तो पदार्थ हल्के हल्के ऐसे उसको शॉक वेव्स देता है, जो उसे झूले का इफेक्ट आ रहा है। तो माँ दिन में एक्टिव है तो बच्चा सो रहा है, और जब माँ रात को वो जब सोएगी ना, तब बच्चों को वो झूले, वो शॉक वेव्स बंद हो जाएंगी, तब वो रात को जागेगा। और ये पैटर्न बर्थ के बाद काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहता है। तो कुछ कंफ्यूजिंग सिम्टम्स होते हैं कि अगर बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, तो पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि रात में वो लोग काफ़ी जागते हैं। अब उसके बाद सेकंड चीज़ों पर आए, अगर बच्चे की स्पीच सिम्टम्स, आई कांटेक्ट अगर बिल्कुल ही नहीं आए। एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे के में स्लीपिंग इशू है, बट उसमें आप ये ऑब्जर्व करिए कि उसके साथ क्या मतलब उसके साथ क्या चीज़ है कि उसे सोने में, नींद में जाने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे नींद में जाने में से पहले इतनी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, अपना हेड बैंग करने लग जाएगी, मतलब अपने आप को हिट करने लग जाएगी, क्यों नींद आ रही है, बट वो मतलब हम आराम से सो जाते हैं, बट बच्चा इतने आराम से नींद में नहीं जा पा रहा है। और दूसरा कि एक बार सो गया है तो उससे बाहर उठ नहीं पा रहा है, मतलब इरिटेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है नींद में जाने में और नींद से उठने में। तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि ये कुड बी अ साइन, रेड फ्लैग। अभी जैसे हम लोगों ने साइंस की बात करी, सिम्टम्स की बात करी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स को मालूम होने चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे में इन्हें नोटिस कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। पर मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं, मेरे कलीग्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनके बच्चों को ऑटिज़म है, और मुझे ये मालूम है कि डायग्नोसिस से पहले तक की जो उनकी जर्नी रही है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल रही है बतौर पेरेंट्स। और इसके पीछे वजह ये है कि जितने मुँह उतनी बातें हैं,
मतलब कोई कहता था कि ये खिला दो, कोई कहता था यहाँ ले जाओ, इसको दिखा दो, कोई कहता था कानों का टेस्ट करवाओ, हो सकता है कानों में कुछ खराबी हो, कोई कहता आँखों का टेस्ट कराओ, हो सकता है ढंग से दिख नहीं रहा हो, तरह तरह की चीज़ें। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पुनीत आपसे ये जानना चाहूँगी, बीइंग अ डॉक्टर, आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ये सजेस्ट करिए कि अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं अपने बच्चों में जो आपने बताए इतने सारे, अगर आप ये नोटिस कर रहे हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ बतौर पेरेंट्स आपको क्या करना है, किस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्या वो पूरा प्रोसेस होता है? तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, और मैं जानता हूं कि आपकी ऑडियंसेस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में भी है। तो अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपने नोटिस कर लिया है, तो सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। अगर कोई डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आपकी सिटी में है, नहीं तो जो आपका पीडियाट्रिशियन है उनके पास जाइए। पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के जो डॉक्टर? बच्चों के डॉक्टर हैं, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, जो स्पेसिफिकली बच्चों को ही देखते होंगे, बाल चिकित्सक जिनको हम बोल सकते हैं, आप उनके पास जाएंगे। कुछ ऑटिज़म डायग्नोस करने के लिए जो चार्ट्स हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं कि बच्चे की हेयरिंग टेस्ट होगी, वेदर उसकी हेयरिंग सेंसेशन नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को अगर हेयरिंग में प्रॉब्लम है तो वो बच्चा आपको सुन नहीं पाएगा, तो उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप हो ही नहीं पाएगी। और उसके अलावा कुछ ब्रेन के टेस्ट हैं, जैसे कि ईईजी है, वो हायर लेवल पर अगर एक बार डायग्नोज हो गया तो उसके पीछे क्या सेकेंडरी कॉज है, CT, MRI, बट EEG इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट। EEG कराना, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इसके अंदर ब्रेन की पूरी एक्टिविटी कैप्चर होती है। एक स्लीप रिकॉर्ड होता है जिसमें कि बच्चे को सुलाकर नेचुरल या फिर दवाई देकर उसके थ्रू जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अंदर तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आ रही है। एंड उसके अलावा CT या फिर CT स्कैन या फिर MRI, उसके थ्रू कि ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, ब्रेन की जो दिमाग की जो बनावट है उसके अंदर कोई विकार ना हो। बट ये सब बात की चीज़ें हैं। पहले तो है कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स के बेसिस पर एक बार डायग्नोसिस हो गया है तो जो ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ हैं वो स्टार्ट करानी है। और ये डायग्नोसिस जैसे आपने कहा कि बच्चों के डॉक्टर के पास आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे, ये वो करता है या फिर वो किसी को रेफ़र करता है कि इस स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर के पास आप जाइए? तो जैसे कि अगर हायर सेंटर है मेट्रो सिटीज़ में तो पीडियाट्रिशियंस अवेयर होते हैं, उसके अलावा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंडर नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच। बहुत सारे लोगों को मिल के इसका ट्रीटमेंट करना होता है, जिसके अंडर आपकी पीडियाट्रिशियन, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके अंडर आपका बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। डॉक्टर सुजाता, जब आपने विशु को लेकर के आप सबसे पहले डॉक्टर के पास गई थी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस डॉक्टर के पास आप गई, क्या किस तरीके के टेस्ट हुए, अगर आप थोड़ा बता सकें? एक्चुअली सबसे पहले तो हम इनके पीडियाट्रिशियन के पास ही लेके गए और उन्होंने बोला कि विशारदा को आपको किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाके असेस कराना चाहिए, वहाँ से पता चलेगा ऑटिज़म डायग्नोस होगा। बिकॉज ऑटिज़म में भी सीवियरिटी होती है, मतलब माइल्ड से लेके सीवियर, माइल्ड, मीडियम, सीवियर। तो हम वहाँ गए नेक्स्ट और उन्होंने ऑटिज़म डायग्नोस किया। तो सबसे पहला स्टेप तो जो उन्होंने हमें बताया, बिहेवियरल थेरेपीज़ स्टार्ट करने के लिए। तो बिहेवियरल थेरेपीज़ 3 तरह की होती हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ABA थेरेपी, विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी। तो जो भी आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है वो आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे की क्या नीड है, किस एरिया में वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वैसे तो देखिए तीनों थेरेपीज़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कोई भी एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में या इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती है, तीनों ही आपको देनी होगी। बट कौन सी की ज़्यादा ज़रूरत है डिपेंड करता है आपके बच्चे के प्रोफाइल पर, या बच्चा कहाँ लैक कर रहा है। अब वो एक्चुअली हमारा स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें इन थेरेपीज़ के बारे में पता ही नहीं था। पुनीत एज अ डॉक्टर जस्ट थेरेटिकली पढ़ा था, प्रैक्टिकली तो नहीं किया था। तो आप सोचिए, हम तो इतने अवेयर पेरेंट्स हैं, तब भी हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए क्योंकि इतने थेरेपी सेंटर्स हैं जो जस्ट मनी मिंटिंग कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। मतलब हमको लगा कि हम कुछ 6-7 महीने थेरेपीज़ देंगे या 1 साल देंगे, उसके बाद हमारा बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा।
बट ये बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली लाइफ लॉन्ग देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने दिया और उसके बाद बच्चों को इम्प्रूवमेंट हो गई, और इतनी स्लो इम्प्रूवमेंट होगी कि एज अ पेरेंट आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप सोचिए कि अरे मैं तो बच्चे को इतना, एंड दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव थेरेपीज़ हैं, तो मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और बहुत सारी NGOs प्रोवाइड कर रही हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ है कि थेरेपिस्ट इतने ट्रेंड नहीं हैं, और अगर ट्रेंड भी हैं तो वो मतलब उनमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेल पेड। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो हमने थेरेपी स्टार्ट करी। अनफॉर्चुनेटली जिस थेरेपी सेंटर से स्टार्ट किया वहाँ पर हम बिकॉज इतने वल्नरेबल थे, तो हमको ऐसा दिलासा दिया गया कि अरे आपकी बेटी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जिसका मैं मेंशन नहीं करना चाहती क्योंकि बच्चा नॉन वर्बल था। उसके बाद हम वही होता है कि जब आपको कहीं से कुछ आस नहीं मिलती, आप बिल्कुल वो कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई ऐसी चीज़, कोई फास्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जो हमने नहीं करा। मतलब जिसने जो कहा वो हमने रिलीजियसली फॉलो किया। मतलब जो हो सकता है कि भाई भगवान का आसरा है, भगवान इज़ द अल्टीमेट, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए क्योंकि हम कहीं किसी डॉक्टर के पास गए, उनकी काउंसलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने हमारी डॉटर को एक मेडिकल कंडीशन बता दी, ESES। उन्होंने बोला कि अगर आप इसको ये ट्रीटमेंट देंगे तो आपकी बेटी में मिराक्युलस रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपकी बेटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी सीटिंग अच्छी नहीं है, तो ये ट्रीटमेंट से सबसे पहले आपकी बेटी की सीटिंग ठीक हो जाएगी और उसकी लर्निंग इंप्रूव हो जाएगी। जब तक बच्चे की सीटिंग ठीक नहीं होगी, लर्निंग कैसे इंप्रूव होगी। तो हम इतना पहले तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम ट्रीटमेंट है। तो बट उनकी काउंसलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने इतने अच्छे से हमें समझाया, और कौन मिरेकल करना नहीं चाहता है। तो हमने अपनी बेटी को वो ट्रीटमेंट दिलवाया। हमने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, हमारी प्यारी सी जो विशु है उनको रेस्ट करना था। तो अब हम डॉक्टर सुजाता और डॉक्टर पुनीत से आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुजाता, आप अपनी जर्नी बता रही थी, कुछ थेरेपीज़ के बारे में बात कर रही थी। जी, फिर हमें थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो गया और हमें ESES बताया गया हमारी डॉक्टर ने, और बोला कि उसमें आप अगर इम्यूनोथेरेपी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो बच्चे में मिराक्युलस रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत एक्सट्रीम थेरेपी थी, बट हमने डॉक्टर के कहने पर करवाया। बट हमारी बेटी की सिचुएशन बैड टू वर्स्ट हो गई, जो थोड़ी बहुत उसकी स्पीच थी वो भी चली गई, उसे हॉस्पिटल से फोबिया हो गया, MRI, EEG, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स हुए उसके, और मतलब हम बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गए जहाँ से शुरू हुए थे, बिल्कुल ही। और उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी मिराक्युलस नहीं थे, जहाँ हम पहले थे उससे नीचे और पहुँच गए। फिर डॉक्टर ने बोला आप दोबारा से ये ट्रीटमेंट कराइए। तो हमने डॉक्टर को बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये ट्रीटमेंट हम दोबारा से नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारी डॉटर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। फिर हमने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट पीरियड दिया बिकॉज हम बहुत ज़्यादा, विशारदा ऐसी कंडीशन में हो गई थी कि उसको बैक टू थोड़ा सा नॉर्मल लेके आना था। तो हमने सब थेरेपीज़ वगैरह रुकवा दी। उसके बाद हमने दोबारा से सर्च करना शुरू किए कुछ स्पेशल स्कूल्स, और फिर हम उसकी थेरेपीज़ अभी भी करा रहे हैं, ABA थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और भी मतलब इतनी थेरेपीज़ हमने कराई हैं ना, बिकॉज हम तो एजुकेटेड हैं, तो हमको जो भी बोलता है तो हमको लगता है शायद हम अपने बच्चे के लिए कराएं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। बट मेरा कहने का मतलब ये है कोई ऐसा कोई दवाई नहीं है और ऐसी कोई थेरेपी नहीं है जो आपको 1 डे में बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला देंगे, ला सकता है बच्चे में। और मैंने पेरेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि वो चाहते हैं कि नहीं, सुबह से लेके बच्चा बिजी रहे, उसकी थेरेपीज़ हो। तो मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिए, बिकॉज मेरे लिए विशारदा को इंडिपेंडेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि वो ABCD सीखे या अपना नाम लिखे। उसको ये पता होना चाहिए कि कल को मैं ना हूँ तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, उसके बेसिक लाइफ स्किल्स आने चाहिए। तो मैं हमेशा उसके स्कूल में भी यही बोलती हूँ कि आप उसकी लाइफ, मतलब मॉल में जाए, शॉपिंग करें, ट्रैवलिंग करें। तो मैंने अपनी डॉटर में तब इम्प्रूवमेंट देखा जब मैंने उसको, मतलब ठीक है थेरेपीज़ उसकी हो रही हैं, बट उसके सिवा उसको आप फ्री छोड़िए, जो जनरली पेरेंट्स नहीं करते हैं कि उनको चाहिए कि हमारा बच्चा जल्दी से नॉर्मल हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई मेरेकल नहीं है। बस आपको पेशेंस रखनी है और अपने बच्चे को समझना है और अपने बच्चे से बॉन्डिंग डेवलप करनी है। आपने जैसे अभी स्कूल का जिक्र किया, बहुत सारे पेरेंट्स के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर पे अगर बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर डेवलपमेंट इशू है, तब
उनको समझ में नहीं आता वो किस स्कूल में अपने बच्चे को भेजें, क्योंकि सारे पेरेंट्स जैसे आपने कहा चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल्स में भेजोगे, पर शायद वहाँ पे वो एजुकेशन उनके लिए ठीक नहीं है या सही तरीके से टीचर्स और जो स्टाफ है वो हैंडल नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स को। आपके साथ क्या चैलेंजेस आए, और जो हमारे पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है जब आप स्कूल सिलेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, किन बातों का आप ध्यान रखें? आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर पुनीत। सो आई फील फॉर एन एवरेज पेरेंट द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 1.5 to 2 lakhs पर मंथ आ जाता है, इंक्लूडिंग ऑल थेरेपीज, इंक्लूडिंग स्कूलिंग। तो इंक्लूसिव स्कूल्स जहाँ पर इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन का मौका मिले, ऐसे स्कूल्स को इनकरेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्कूल्स बहुत कम हैं, अगर हैं तो वो ओवरचार्ज कर रहे हैं, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू मैं है। इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे इंक्लूसिव स्कूल्स हैं जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर होते हैं, आप नॉर्मल बच्चों के साथ अपने बच्चों को डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे में ADHD की कंडीशन है तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं ऐसे स्कूल में। बट अगर आपके बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है तो आपको स्पेशल स्कूल देखना पड़ेगा जहाँ पर एक अम्ब्रेला के अंडर आपको सारी थेरेपीज़ मिल रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दी स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और जो थेरेपिस्ट हैं दे आर नॉट वेल पेड, और मतलब हम लोगों को ही इतना मुश्किल पड़ रहा है उसको अफोर्ड करना। तो आई वांट कि कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट हो, बिकॉज NGOs में जैसे मैंने अभी पहले भी रेफरेंस दिया जो कर रही हैं काम, बट वहाँ पर इतने वेल ट्रेन्ड थेरेपिस्ट नहीं है। तो हमारे लिए भी एक चैलेंज है, और ये एक्चुअली सारे पेरेंट्स के लिए चैलेंज है, इतनी एक्सपेंसिव थेरेपीज अफोर्ड करना। जैसे मेरे हस्बैंड ने, डॉक्टर पुनीत ने बोला, 2 lakhs तो आप मान के चलिए पर मंथ खर्चा होगा ही आपका बच्चे की थेरेपीज पे, बिहेवियरल थेरेपीज पर। ये स्कूलिंग हटा के है या मिला के? मिला के स्कूलिंग के साथ इंक्लूडिंग। इनफैक्ट हमारा जो इनिशिएटिव है संवेदनाएं, इट वर्क्स ऑन एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस एंड इंक्लूजन। इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए हमें भी फंड्स चाहिए होते हैं, एंड वी आर ट्राइंग कि एटलीस्ट हम और स्पेशल पेरेंट्स की भी हेल्प कर पाएँ। अभी एक स्टडी हुई थी रिसेंटली, उसमें एक ग्रुप में नॉर्मल पेरेंट्स थे, दूसरे में थे पेरेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जिनके बच्चों को कोई शारीरिक चैलेंजेस थे, और तीसरे में पेरेंट्स विद ASD थे। तो ये पाया गया कि जो पेरेंट्स विद ASD हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस था उनमें एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने बोला, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ABA थेरेपी और भी थेरेपीज़ हैं जिसके इंटीग्रेशन से चाइल्ड में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये सारे थेरेपिस्ट को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इंडिविजुअली जो मतलब सब बोलते हैं हमारी थेरेपी बेस्ट है, ऐसा नहीं है। सबको एक दूसरे के साथ मिलके, जो कि ये सब बहुत ज़्यादा लैकिंग है, क्योंकि सब अपने आप को बेस्ट समझते हैं तो वो चाइल्ड का बेस्ट नहीं हो पाता है। तो सबको इंटीग्रेशन से मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, एक तो स्पेशल स्कूल्स इतने लिमिटेड हैं, एज अ पेरेंट आप अपना फीडबैक देते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है तो हमारे पास तो बहुत लंबी क्यू है, आप प्लीज़ जाइए, और दूसरा बच्चा हमारे क्यू में है। और इनफैक्ट विशारदा के केस में तो मुझे यहाँ तक बोला गया कि आपका चाइल्ड इतना डिफ़िकल्ट है कि मैं तो मतलब 5 बच्चे की थेरेपी कर सकता हूँ, 5 बच्चों का टाइम मुझे एक ही बच्चे पर डिवोट करना पड़ रहा है। तो इट वॉज़ वेरी नेगेटिव। हम उस सिचुएशन से बाहर आए हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हमें इस थेरेपीज़, पेरेंट्स को थेरेपीज़ पे सपोर्ट मिले। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए। हाँ, तो बेसिकली थेरेपीज लव फ्रॉम पेरेंट्स प्लस सोसाइटी की एंड से भी सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक विकलांगता नहीं है, ये समाज की सोच विकलांग है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट मैं ये कहूँगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मतलब और मतलब देखिए, जैसे हम सिनेमा हॉल में भी जाते हैं तो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, अब उनका जैसे सपोज एक इंसिडेंट था कि कोई मदर पॉपकॉर्न खा रही थी तो विशारदा जा रही थी, उन्होंने ऐसे खींच लिया, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद अस बिकॉज दे डिड नॉट नो कि बच्चा स्पेशल है। उन्होंने सोचा कि कैसा बच्चा है, आप उसको तमीज़ भी नहीं सिखा सकते। और विशारदा को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो वो आइसक्रीम देख के उसे झपट्टा मारती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इतना सीवियर रिएक्शन देते हैं कि माई गॉड, ये कैसे पेरेंट्स हैं जिसने अब इतनी बड़ी हो गई है, बेटी को तमीज़ भी नहीं सिखाई है कि आप आइसक्रीम पे झपट्टा नहीं मार सकते, क्योंकि सेंसिटिविटी नहीं है ना समाज में। देखने में तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसका ब्रेन किस तरह से वर्क कर रहा है, उनकी अपनी एक दुनिया है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। वो सोशल, उनका बस ऑटिज्म इज बेसिकली वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं कर रहे। जो हम लोगों के लिए नॉर्मल है वो उनके लिए एबनॉर्मल है, और उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो हम लोगों के लिए एबनॉर्मल है। तो वो चीज़, वो मिसमैच हो रहा है। और थेरेपी का एक प्रिंसिपल है कि वो आपकी दुनिया में नहीं आ सकते, बट हमें उनकी दुनिया में जाना पड़ेगा, वहाँ उनको समझना है।
तो अभी हम लोग जैसे स्कूल से पूरी बातचीत हमारी जो शुरू हुई थी, उसमें 1-2 पॉइंट्स में अगर मैं उसको समराइज़ करना चाहूँ, पेरेंट्स को स्पेशल स्कूल्स की तरफ तवज्जो देना चाहिए थोड़ा। इंक्लूसिव स्कूल्स की तरफ। इंक्लूसिव Inclusive एंड schools. स्पेशल And स्कूल्स, special, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंक्लूसिव स्कूल्स में एक अलग विंग है जो सिर्फ 1-to-1 थेरेपीज दे रहा है, और इंक्लूसिव भी है जिसमें आप नॉर्मल बच्चों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके बच्चे की क्या सिम्टम्स हैं, क्या सिवियरिटी है। जैसे ADHD एक कंडीशन है जिसमें आप नॉर्मल स्कूल में, इंक्लूसिव स्कूल में स्पेशल एजुकेटर के साथ अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इवन माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म में में भी कर बच्चों का, नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्शन एसेंशियल है ताकि सोसाइटी को भी में एक्सेप्टेंस बढ़े ऐसे बच्चों को। और जैसे आपने कहा, ये स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। उस केस में उनके पास क्या ऑप्शन होता है? वो एक तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि पेरेंट्स ट्रेन हो कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना है, और फिर आप वो थेरेपीज़ खुद प्रोवाइड करें। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करता है। दूसरा, मैंने बोला कि बहुत सारी NGOs हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं थेरेपीज़, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि आप इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी आप दे रहे हैं तो वो इक्विपमेंट्स और थेरेपिस्ट की कमी है। बिकॉज अभी क्या है ना, थेरेपिस्ट के पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन, एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि आपने एक मिनिमम एजुकेशन ली, मिनिमम क्वालिफिकेशन ली, किसी और ने ट्रेन कर दिया आपको, बस 6 महीने ट्रेन हो गया, आप बच्चों के साथ काम करने लगे। तो दैट इज़ नॉट वर्किंग, वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि जब आप बाहर जाते हैं विशु को लेकर के, लोगों की तरफ से जो जजमेंट आता है, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ वो कितना मुश्किल होता होगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, वहाँ पे अगर विशु थोड़ा डिस्टर्ब हो गई और आसपास के जो लोग हैं उनकी बातें, उनकी नज़रें, कहीं आप घूमने गए, ये बहुत बहुत मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। एक्चुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम कार से ही ट्रैवल करें, इवन लॉन्ग डिस्टेंसेस भी, क्योंकि अभी उसका ना ये ट्रांजिशन होता रहता है। जैसे एस्केलेटर पे नहीं चढ़ना है, तो अब आप सोचेंगे कि आपको कहीं जाना है, स्पेशली फ्लाइट्स में वो जो ब्लैक कलर की स्टेयर्स होती हैं उससे डर लग रहा है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर सकते। फिर आपको बीच में ब्रेक देना है। फिर बिकॉज मेरी डॉटर के साथ तो वो ESCS वाली सिचुएशन हुई है, तो उसको वाइट कलर से फोबिया है। हम होटल्स में जाते हैं तो होटल में तो आपने देखा होगा बिल्कुल वाइट कलर है, तो शी डज नॉट एंटर इनटू दैट रूम। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, क्योंकि पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स यही समझते हैं कि अरे बच्चे को क्या, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, लेट रहा है ज़मीन पर, कैसे पेरेंट्स है, कुछ समझाया नहीं है, छीन रहा है, खुद खाना नहीं खा रहा है, बिकॉज शी कैन नॉट ईट ऑन हर ओन, वी आर टीचिंग हर, तो मैं उसको खिलाती हूँ कि अरे 10 साल का बच्चा कैसे, तो वो सेंसिटिविटी नहीं है समाज में। आई थिंक वन एडवाइस टू ऑल पेरेंट्स इज, आप एक्सेप्ट करो, आप गवर्नमेंट से डिसेबिलिटी कार्ड लो, UDID की वेबसाइट है। बाहर की कंट्रीज़ में तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल कार्ड्स होते हैं जिस पे लिखा होता है आई एम ए स्पेशल चाइल्ड, कुछ इंडिकेशन होता है। तो आई थिंक सबको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और गवर्नमेंट से प्लस जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अवेल करनी चाहिए। और एक चीज़ है कि जैसे मुझको सब ये बोलते हैं, अरे हम लोगों को, अरे बेचारे, अरे हाय इनके साथ तो बहुत बुरा हो गया, तो मैं इवन 90% ऑफ द पीपल इन माय ऑफिस डोंट नो दैट आई हैव अ स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं सीख करनी है, बिकॉज मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी सारी चीज़ें, मैंने विशारदा की, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई है, कंप्लीट ट्रांजिशन आया बिकॉज ऑफ विशारदा। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अरे हमारा बच्चा एक स्पेशल है, अभी तो हमें पता है, कल को पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। और हमारे घर के पास मैंने ये देखा है, कुछ मतलब ट्विन्स हैं, दे आर ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उनके पेरेंट्स दे आर फिल्दी रिच, उन्होंने बोला कि नहीं घर में ही सारी क्लासेस होंगी, बाहर नहीं, जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों, कब तक ये चीज़? तो अगर पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी कहाँ से? और पेरेंट्स, पहली चीज़ है कि पेरेंट्स को खुश रहना है। अगर पेरेंट्स खुश नहीं रहेंगे तो बच्चा कैसे खुश रह सकता है? तो मतलब वी एज पेरेंट्स, हम अपनी सारे पैशन, जैसे आई लव डांसिंग, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, आई एम डू मॉडलिंग ऑल्सो, ही इज़ अ सिंगर। तो अपार्ट फ्रॉम अ प्रोफेशन हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, हमने छोड़ के देखा भी 8 साल, कुछ भी नहीं हुआ, हमारा बच्चा डिटेरिएट ही कर रहा था। और हमारी लाइफ में वापस खुशी तब आई जब हमने एक्सेप्टेंस करी कि हाँ हमारा बच्चा स्पेशल एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट, और हम साथ में अपने पैशन भी परस्यू करते हैं। तो यही मेरा मैसेज है कि पहले एज अ पेरेंट आप खुश रहेंगे तभी आपका बच्चा खुश रह सकता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो जैसा मैंने कहा कि लव,
not sympathy. सहानुभूति नहीं, Empathy. But empathy is needed. Empathy is more important. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि आसपास माँ बाप चाहें भी तो भी अपने बच्चे को दुनिया के सामने इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि वी लिव इन अ वेरी क्रूअल वर्ल्ड समटाइम्स। लोग बहुत क्रूर हो सकते हैं, जजमेंट, ताने और यही सहानुभूति। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा जब आपने ये बोला कि अपने आसपास लोगों को, आई एम श्योर फैमिली को बोला कि हम इसके बारे में बात करेंगे, आज आप कैमरा पे हैं, इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको जानते हैं वो भी देख रहे होंगे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था जब यू स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट? एक्चुअली मुझे तो सबने बोला कि आज शायद आपको अपनी डॉटर की फ्यूचर की चिंता नहीं है, अभी तो आपको, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यू हैव गॉन मैड, क्या पता नहीं आपको कुछ पावर फेम चाहिए लाइफ में, या यू आर यूजिंग योर डॉटर टू गेट सम काइंड ऑफ फेम या पॉपुलैरिटी, बिकॉज सबने बोला कि तुमको क्या है, तुम अभी आपको पता है दोनों को कि आपकी बेटी स्पेशल है, या आपके इमीडिएट रिलेटिव्स को पता है, आप दुनिया को बता रही हैं कि आपका बच्चा स्पेशल है, तो इसका मतलब आप अपने बच्चे की फ्यूचर और सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, और इसलिए एज अ पॉपुलैरिटी गिमिक आप यूज़ कर रही हैं या सिंपैथी सीख करने के लिए यूज़ कर रही हैं। सो मुझे इस तरह का रिएक्शन आया था, बट आई थॉट कि तब मुझे अंदर से लगा कि नहीं, अब मुझे ये मेरे लिए चैलेंज है और मुझे समाज में इसके लिए जागरूकता फैलानी है ताकि वो समझे कि ये सिंपैथी सीकिंग या पॉपुलैरिटी गिमिक नहीं है, ये एक्चुअली मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने का फर्स्ट स्टेप है। और कुछ पेरेंट्स, जैसे मैंने बताया, कि बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके बच्चों के बारे में किसी को पता चले कि हाय लोग बातें करेंगे, वो पेरेंट्स, उनके लिए क्या एडवाइस है? उनके लिए ये एडवाइस है कि आप सामने आएँ, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि अल्टीमेटली समाज को बदलना है, एक्सेप्टेंस लानी है, तो हमें सोसाइटी को अवेयर कराना पड़ेगा, और द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा लोग होंगे तभी हम बदलाव ला पाएंगे। और मैम मैंने ये चीज़ देखी है कि स्पेशल पेरेंट्स अपने बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं कि अरे थेरेपी से मेरा बच्चा तो ये कर पा रहा है, तुम्हारा बच्चा नहीं ऐसा कर पा रहा है। तो आई फील वेरी सैड कि हम अपने स्पेशल एक नॉर्मल बच्चों में तो मार्क्स का हमने रख ही दिया है कि मेरे बच्चे का 90% आ रहा है, उसका 98 आ रहा है। हम एक स्पेशल बच्चा जिसकी लाइफ इतना चैलेंजिंग है, जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो ये नहीं बता पा रहा है कि मुझे पानी पीना है, जिसके लिए वो भी चैलेंज है, जो ये नहीं बता पा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, वो भी एक चैलेंज है। आप उसके लिए भी एज अ पेरेंट ये बेंचमार्क रख देंगे कि मेरा बच्चा उससे कम, दूसरे स्पेशल बच्चे से कैसे कम परफॉर्म कर रहा है, तो मैं तो ये सोचूंगी कि ये सबसे पहले तो पेरेंट्स की सोच में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, बच्चा तो बाद में इंप्रूव होगा। सही कह रही हैं आप। कंपटीशन स्पेशल बच्चों, तब मैंने देखा है अपनी बेटी के स्कूल में कि अरे मेरे बच्चा तो 10 वर्ड्स बोल लेता है, आपकी बेटी कितने वर्ड्स बोलती है। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी इंपॉर्टेंट है। शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, और उसके अपने चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस के साथ वो दिन में कितनी बार हंसती है वो इम्पॉर्टेंट है। नाइस। बुलिंग एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग केसेस सुनते ही रहते होंगे। स्कूल में सीनियर्स ने अपने जूनियर्स को बुली किया, किसी स्टूडेंट को बुली किया, साथ के जो दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो बुली कर रहे हैं। और सिर्फ बच्चों की क्या बात करूं, बड़े जो हैं, जो उम्र में बड़े हैं लोग, वो भी बच्चों को बुली करते हैं। और बुलिंग का जो असर पड़ता है उन बच्चों के दिमाग पे, हम लोग वो सोच भी नहीं सकते। एंड थैंकफुली अब कम से कम इस बारे में बात होती है। जब हम स्कूल में थे तब तो इस बारे में बात भी नहीं होती थी। हर बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे रहता है बुलिंग के। जब आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं तब तो कुछ और भी ज़्यादा। 2 चीज़ें मैं जानना चाहूँगी। पहला, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें? उन्हें बुली प्रूफ क्या बनाया जा सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सिचुएशन से डील कर पाएँ? और दूसरा, क्या मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कम से कम ये समझा सकें कि नहीं, अगर तुम किसी बच्चे को देख रहे हो या तुम्हारे साथ कोई ऐसा पढ़ रहा है, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना है, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैम, ऑटिस्टिक बच्चों के तो दुनिया अलग है, तो उनको अपनी दुनिया से बाहर निकालना तो एक चैलेंज है। तो हमको जो सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे हैं, जो सो कॉल्ड नॉर्मल सोसाइटी है, उनमें अवेयरनेस, उनमें सेंसिटिविटी और उनमें एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनको पता होगा कि स्पेशल बच्चा क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके साथ हमें कैसे डील करना है, तो मेरे ख्याल से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसमें रोल है पेरेंट्स का, नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स का। पहले तो पेरेंट्स उनके एजुकेटेड हो अबाउट दिस डिसऑर्डर, अबाउट दिस कंडीशन, तभी वो अपने बच्चों को बता पाएंगे। तो मुझे लगता है द ओनली मतलब एक ही तरीका है बुलिंग को भी टैकल
टैकल करने का इन स्कूल या आउटसाइड स्कूल, कि पहले इसके बारे में जितनी जागरूकता फैलाई जाए तभी उसी से सेंसिटिविटी आएगी और उसी से इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस आएगा। अगर नॉर्मल यानी कि न्यूरोटिपिकल इंडिविजुअल्स अगर स्पेशल यानी कि न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल्स को समझ लें, उनके बारे में एम्पथाइज करें और सोसाइटी और अपने बच्चों को सेंसिटाइज करें, तो फिर काफी इसकी हद तक प्रोटेक्शन एजुकेशन हो सकता स्कूल है। और कॉलेजेस में होनी चाहिए। तो उसी के लिए हमने जो इनिशिएटिव किया है कि हमने एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे विशारदा नाम से एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बनाया है। वो हमारा इनिशिएटिव इसीलिए है कि हम जनता को जागरूक करें, और हमारा एम यही है कि हम मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम कॉलेजेस के साथ टाई अप करके इस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा को दिखाएंगे, जो कि मेरी डॉटर की बायोग्राफी है, हमारे चैलेंजेस हैं, जिस तरह से हम मिसलीड हुए हैं, उसकी सोसाइटी journey है। उसकी जर्नी है कि मतलब मिसलीड हुए हैं। और जो पेरेंट, पहले तो ऑटिज्म क्या है एक सिंपल भाषा में, दूसरा ऑटिज्म जानने के बाद जब हम मिसलीड होते हैं उसको कैसे हम अवॉइड करें, और आपको पता चल जाए ऑटिज्म के बारे में तो कौन सी थेरेपीज वर्क कर सकती हैं। तो एक हमारा ये इनिशिएटिव है इसी मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। वंस वो अवेयरनेस स्प्रेड हो जाएगी तो आई थिंक स्कूल कॉलेजेस में बुलिंग भी काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। लोग ऐसे बच्चों को समझेंगे, इन्हें प्यार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज आना चाहिए। वही समझना और जानकारी होना, ये दोनों बेहद ज़रूरी है। आखिरी सवाल डॉक्टर पुनीत मेरा आपसे ये है, हम अभी थेरेपीज़ की हमने इतनी सारी बात करी है, अगर आप कुछ ऐसी थेरेपीज़ के बारे में बता सकें जो विशु की भी हेल्प की है जिन थेरेपीज़ ने, अगर बाकी पेरेंट्स इन थेरेपीज़ का रास्ता लेते हैं तो उनको भी मदद मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा यूनिकली ब्लेस्ड है और उसकी कंडीशन अलग हो सकती है, उसकी सीवियरिटी अलग हो सकती है, उसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पर एक कस्टमाइज्ड एक पर्सनल ट्रीटमेंट हमें पर्सनलाइज करना चाहिए, और उसमें जो थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं वो ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, उसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि बच्चे की सेंसरी नीड सेटिस्फाइंग होंगी, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन होगा, तभी वो काम होगा, तभी वो टेबल पे बैठ पाएगा, तभी वो चीज़ें सीख पाएगा, तभी उसकी स्पीच थेरेपी हो पाएगी, तभी उसका स्पीच डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बेसिकली सब जगह ये थेरेपीज अवेलेबल भी नहीं है, बट बेसिकली अगर जहाँ जहाँ जिन जिन सेंटर्स पे अवेलेबल हैं, आपको फाइंड करना है कि वहाँ पर अच्छा थेरेपिस्ट कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, कौन इस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहा है। और उसके अलावा जैसे कि सुजाता ने बताया, कई सेंटर्स में कुछ पेरेंटल कोर्सेज भी हैं, कई इंस्टीट्यूट्स ये कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहे हैं। आपको खुद भी बच्चों को टाइम देना है, आपको खुद भी उसको ट्रेन करना है, उसको टीच करना है, ताकि आपके बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में वापस आ सके। आप लोगों ने एक चीज़ बार बार ये बोली है कि जो थेरेपीज़ हैं काफ़ी महंगी होती हैं और हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे किस तरीके की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे इनको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको ये थेरेपीज़ मिल सकें? क्या तरीका है इसका? जैसे बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में ये थेरेपीज स्पॉन्सर्ड हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं। तो वंस यू गेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट आपकी थेरेपीज़ को स्पॉन्सर करती है। बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा है। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप ये देखिए कि कितना फाइनेंशियली वेल ऑफ बैकग्राउंड से कितना पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए उसका, यही तरीका है। और दूसरा ये है कि एज अ पेरेंट हमें हमेशा, जैसे वी हैव ओनली वन चाइल्ड, तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स सेकंड चाइल्ड इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि चलो हमारे बच्चे को सपोर्ट रहेगा, बट वो इनजस्टिस है दूसरे बच्चे के साथ क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है। तो हमें एज अ पेरेंट हमेशा ऐसा रहता है कि हमारे व्हाट नेक्स्ट, हमारे बाद कहाँ जाएगी हमारी बेटी, बड़ी होने के बाद उसका क्या होम है, बिकॉज वो 100% इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ऑटिज्म होम्स बनाने चाहिए स्पेशली फॉर गर्ल ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनमें ऑटिज्म की सिवियरिटी ज़्यादा होती है। तो लड़कों में ज़्यादा ऑटिज्म पाया जाता है, कम है लेकिन सीवियरिटी ज़्यादा है। गर्ल्स में रेशो कम है बट सीवियरिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कहना मतलब कुछ ऑटिज्म होम्स, ताकि पेरेंट्स भी सिक्योर फील करें। और बाहर की कंट्रीज में ऐसा स्ट्रक्चर है, स्पेशल स्कूल्स आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंड देन ऑटिज्म होम्स आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जो इंडिया बहुत लैकिंग है इसमें।
तो बहुत से स्पेशल पेरेंट्स इंडिया से बाहर इसीलिए जाना जाते चाहते हैं। हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि हमारे बाद क्या, यह क्वेश्चन नहीं है ये उनका बहुत- सस्टेनेंस। बहुत बड़ा सवाल है और आई एम श्योर जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी ये कंसर्न है कि हमारे बाद क्या। तो उम्मीद है इसके ऊपर भी काम हो और जो मदद चाहिए माँ बाप को वो मदद उनको सरकार से मिले। जो और मैं इसके एक अलावा और और बहुत- चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे थेरेपिस्ट हैं वो प्री टीनेज जो एज होती है तब तक तो वो डील कर लेता है। जब हार्मोनल चेंजेस, जब प्यूबर्टी हिट करती है, उसके बाद एक अलग तरीके का ऑटिज्म विटनेस होता है। अभी तक मैक्सिमम थेरेपिस्ट उस स्टेज को हैंडल करने के लिए ट्रेंड ही नहीं है इंडिया में कि आपके एज अ फीमेल या एज अ मेल चाइल्ड में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, प्यूबर्टी हिट कर रही है या मेंस्ट्रुएशन आएगा, तो वो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे सजेस्ट कर देते हैं कि आप अपने बच्चे का यूट्रस रिमूव करवा सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम। और मैंने एक दो केसेस हैं जिन लोगों ने किया भी है, बट दैट्स वेरी एक्सट्रीम। तो उसमें भी वर्क करना चाहिए कि व्हाट टीनेजर एंड पोस्ट टीनेज कैसे हैंडल किया जाए। काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आपकी बातें बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बाद जो एडोलेसेंट और अडल्ट जो उस एज ग्रुप में मतलब इनके इंटरवेंशन के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सी पेरेंटल बॉडीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट प्रॉब्ली गवर्नमेंट्स बोथ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रियलाइज़ कि ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको उतने ही सपोर्ट की ज़रूरत है जितना कि किसी और किसी और कंडीशन को। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजाता। आप यहाँ आए, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और आई होप कि हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो उनके बहुत काम आएगी और बाकी लोगों को भी ऑटिज़म के बारे में सही जानकारी मिली होगी, ताकि अगली बार अगर उनके सामने कोई ऑटिस्टिक बच्चा आता है तो उस पर तरस ना खाएं, गुस्सा ना करें, समझें उसको और प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके अगर कोई सवाल हो ऑटिज़म को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ सुझाव हों तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा बैठकी कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए ललन टॉप।